भाजपा की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। रामनगर में हो रही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठा हो रहे हैं। आज इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे। साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत भी सुबह रामनगर पहुंचे, जहां वो इस चिंतन बैठक में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, यहां पर जारी बैठक में 5 सत्रों में इस पूरी बैठक को बांटा गया है। पहला सत्र सुबह 9:15 से 10:45 तक चला। दूसरा सत्र 11 बजे से 12:15 तक चला। तीसरा सत्र शाम 3 बजे से 4:15 तक चला। चौथा सत्र 5 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चला और पांचवा सत्र शाम 7 बजे से रात 8:15 तक चलेगा। ये इस तरीके की योजना है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले जो चुनाव हैं, उनकी रणनीति क्या होगी, इन पर भी चर्चा है। बैठक में हर सियासी मामले पर गहन मंथन चिंतन किया जाएगा। खासतौर से हाल फिलहाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे में जो कमी आई है, उससे भी दूर करने को लेकर इस बैठक में मंथन जारी है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। साथ ही इस बैठक में पार्टी और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर बातचीत की गई है। आज हम लोगों ने जो हमारी राज्य सरकार की 4.5 साल 4.25 साल की प्रमुख उपलब्धियां हैं, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की। उन उपलब्धियों में से हम लोग जनता के बीच में जाकर 2022 के चुनाव में किस प्रकार हम लोग अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, इसके साथ हम जा रहे हैं। वर्तमान राजनीति के परिदृश्य पर हमारी लंबी वार्ता चर्चा हुई है। राज्य के अंदर भाजपा का मजबूत संगठन का आधार है। 2000 राज्य बनने के बाद 2002 से और 2017 तक के चुनाव में हमने किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया है, इस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। अन्य दलों को लेकर भी हम लोगों ने पूरी विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो कैसा रहा आज दूसरा दिन इस शिविर का? जानकारी के लिए हम रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। अजित जी, ये बताइए कि राजनीतिक चश्मे से देखने पर आज के दूसरे दिन पर कौन कौन सी अहम चीजें रही जो आपकी आंखों के सामने से गुजरी? सनता, देखिए आज दूसरा दिन था और 5 सत्र थे सवा घंटे के। अभी जो बाद के जो 2 सत्र हैं वो एक साथ चलेंगे और अभी चल रहे हैं 8:30 बजे तक। आज के सत्र खत्म होंगे, दूसरा दिन यानी चिंतन शिविर का दूसरा दिन पूरा होगा। और आज जिस तरह से सुबह से सत्र की शुरुआत हुई थी, जितने भी सत्र हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 सत्र हैं, सवा घंटे का एक सत्र होगा। तो राजनीतिक से लेकर और विरोधी दलों में किस तरह की क्षमता है, उनकी किस तरह की रणनीति बनी हुई है, उनकी कितनी ताकत है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है और हम किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे ताकि विरोधी दलों को चित कर सकें, उस पर काम किया जा रहा है। फिर हमारे विधायकगण जो है, हमारा संगठन जो है, वहाँ उस पर और कहाँ कील कांटे दुरुस्त करने की जरूरत है, उन सब तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्नेहलता ये है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पीपल सेंट्रिक योजनाएं हैं, जो ऐसी योजनाएं जो व्यापक जनहित में लोगों को फायदा पहुंचाती हो या उनको लाभान्वित करती हो, उन योजनाओं पर भी बहुत सारी चर्चा हुई है। ऐसी चर्चाओं में मैक्सिमम समाज कल्याण की योजनाएं हैं और उन पर भी फोकस किया गया है कि किस तरह से आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका हक मिल सके और वो भी विकास से वंचित ना रहे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही है। ये सारा ब्लूप्रिंट, सारा रोड मैप 2022 के चुनाव को लेकर हो रहा है और उस चुनाव की तैयारियों के लिए यहाँ बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, रेखा वर्मा जो सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश मदन कौशिक, उनके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, तमाम दिग्गज यहाँ पर जुटे हैं और महामंत्री हैं। ऐसे सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है ताकि इस बैठक के चिंतन शिविर में जो भी निकलेगा, जो भी इससे
एक फार्मूला एक जो तैयार होगा आगे बढ़ने का कार्यकर्ताओं को लेकर, कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा सक्रिय करने की जरूरत होगी। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो आगे बढ़ने की एक बात होगी, उस रणनीति पर आगे किस तरह से जाना है, ग्रास रूट तक और बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को किस तरह से अलर्ट करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि पिछले 4 साल में कार्यकर्ता काफ़ी डिएक्टिव हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये जितने भी विषय हैं, स्नेहलता आप इस चीज़ को ये भी देख सकते हैं, राजनीतिक प्रस्ताव हो, आर्थिक प्रस्ताव हो, सामाजिक प्रस्ताव हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई हो, लाभान्वित करने वाली योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, संगठन की को दुरुस्त और चुस्त करने की बात हो। लेकिन इसके पूरे केंद्र में एक ही चीज़ है, वो 2022 का विधानसभा चुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कितनी ताकत के साथ किस तरह से उतरेगी, कांग्रेस की घेराबंदी कैसे करेगी, आम आदमी पार्टी को किस लेवल तक हिट करना है, ये भी इनकी रणनीति में शामिल है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, और सरकार और संगठन के बीच जो संतुलन वाला सत्र था, उससे क्या चीजें निकल के आई? चूँकि स्नेहलता देखिए, आपने पहले देखा होगा, चूँकि हम भी काफ़ी सालों से देख रहे हैं, पिछले 4 साल में जब यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी, तो संगठन और सरकार के बीच में इतनी दूरी हो गई थी और इतना यहाँ पर ऊहापोह असमंजसता की स्थिति हो गई थी कि उसका परिणाम सत्ता परिवर्तन के रूप में निकला। अब पार्टी की एक जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकताओं में है, तो उसमें ये है कि संगठन और सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा समन्वय बनाते हुए, ताकि संगठन के प्रति सरकार जवाबदेह हो। एक इस फार्मूले पर भी काम हो रहा है, सरकार अपना काम करती रहे लेकिन संगठन के प्रति उसकी जवाबदेही है। क्योंकि सरकार को बनाने में संगठन का और उनके कार्यकर्ताओं का अहम रोल रहता है। बाकी चूंकि मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं, उन सारी चीजों पर भी बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल अजित, बहुत कम वक्त रह गया। अब देखना होगा कि यहाँ से कार्यकर्ताओं तक ये जब प्रतिनिधि पहुंचेंगे, बड़े नेता पहुंचेंगे, तो किस तरीके से उनको एक्टिवेट करेंगे, सक्रिय करेंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, जहां अध्यक्ष प्रीतम सिंह सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस आलाकमान नेता प्रतिपक्ष के नाम को तय करेंगे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन नया नेता तय करना भी जरूरी है। ऐसे में जो फैसला पार्टी के आलाकमान करेंगे वही मान्य होगा। इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद खाली हुए उत्तराखंड कांग्रेस के पद को लेकर अब लगातार दिल्ली में मंथन होने वाला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, सीएलपी नेता का निधन हुआ, अब कौन होगा अगला सीएलपी नेता और क्या कुछ आप लोगों की बैठकें होनी है? देखिए, इंदिरा हृदयेश जी का आकस्मिक निधन हुआ है और वो प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई हो पाना निकट भविष्य में संभव नहीं है। आपने कहा कि कौन अगला नेता प्रतिपक्ष होगा, हम सब लोग आपस में बैठेंगे, प्रभारी जी हैं, हमारे संगठन महामंत्री जी हैं, तमाम लोग आपस में बैठ कर के सहमति के आधार पर जो है नेता प्रतिपक्ष चुनने का काम करेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस नाम पर भी मोहर लगाने का काम करेंगे वो हमारा नेता प्रतिपक्ष होगा। एक आखिरी सवाल है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर भी तमाम सारे संशय कयास लग रहे हैं, क्योंकि अब उपचुनाव हो नहीं सकते, मुख्यमंत्री को विधानसभा पहुंचे बगैर मुख्यमंत्री रहना मुश्किल सा लग रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड राज्य के अंदर उपचुनाव होता है, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उस उपचुनाव को लड़ने का काम करेगी। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें यह है कि अगर यदि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम अवधि रह जाए तो वहाँ पर उपचुनाव नहीं होगा। ये सब कुछ निर्भर करता है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग क्या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप चलेंगे या सरकार के दबाव में काम करेंगे। वैसे चुनाव आयोग तो रबड़ स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, हमने देख लिया है। तो जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेगा हम उसके अनुसार जो है पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम सारे विधायक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बैठक होनी है, केंद्रीय नेतृत्व तो जैसे ही सहमति जताता है उसके बाद उत्तराखंड में नए नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अविनाश, आज के पूरे दिन की जो रूपरेखा रही वो किस तरफ इशारा कर रही है? अभी और वक्त लगेगा नेता प्रतिपक्ष के नाम पर?
जी बिल्कुल, इसमें लता अभी और वक्त लगेगा नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होने में, क्योंकि अगर बात करें तो आज 4 घंटे बैठक चली। 4 घंटे मैराथन बैठक में अगर बात करें तो उत्तराखंड के सभी कांग्रेस के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। लेकिन चूंकि एक नाम पे सहमत नहीं हो सके सभी लोग, इसी वजह से आज नामों का ऐलान नहीं हुआ। कल एक बार फिर से बैठक होगी और फिर से चर्चा की जाएगी कि किसे इंदिरा हृदय के निधन के बाद खाली हुए नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्त किया जाए। क्योंकि तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद निष्कर्ष क्या निकल के आया, पार्टी कहां तक पहुंची। जी अविनाश, आगे पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें लता तो बात करें तो देवेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं उत्तराखंड के, उनके घर पे ये बैठक चली। 4 घंटे लंबी बैठक चली। सभी उत्तराखंड के विधायक यहाँ पे मौजूद रहे, सबके साथ चर्चा हुई। नामों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बैठक हुई, उसमें इस नामों की सहमति न बनने के कारण घोषणा नहीं हो सकी। कल एक बार फिर से बैठक होगी और कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड के जो 10 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके बीच आपस में सहमति बनाकर किसी एक नाम पे सहमति जताते हुए, एक जताते हुए उसके नाम की घोषणा कर दी जाए। क्योंकि अगर बात करें अभी जो सबसे आगे नाम चल रहे हैं उनमें करम महारा हैं, इसके अलावा जो है ममता राकेश हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो आदर्श चौहान है। इन तीनों नामों पे लगातार जो है कयास चल रहे हैं कि इनमें से कौन बनेगा, लेकिन एक मतता इसमें से हो नहीं पा रही, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कुछ नाम और चाहते हैं, कुछ विधायक अपना अलग नाम चाहते हैं। तो एक गुट देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर, जो खासतौर से अगर बात करें तो रावत गुट और प्रीतम सिंह गुट, जो हमेशा से उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है, वही एक बार फिर से देखने को मिला है कि जो हरीश रावत के समर्थक विधायक है वो अपना नाम चाह रहे हैं, प्रीतम सिंह अपना अलग नाम चाह रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। प्रभारी ने आज 4 घंटे मैराथन बैठक की कोशिश की कि एक सहमति जताई जाए, एक सहमति बनाई जाए, लेकिन नहीं बन सकी है। अब आगे कल फिर बैठक होगी और प्रभारी कोशिश करेंगे कि सहमति जताते हुए, अगर सहमति प्रभारी नहीं बनवा पाते हैं तो जाहिर तौर से बात है फिर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल आएंगे और वो बैठक लेंगे और उसके बाद अविनाश, तो ये लगता है लंबी प्रक्रिया है और आगे भी वक्त लगने वाला है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 4 धाम यात्रा पर। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से रोक लगा दी है। सरकार के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए वो पुख्ता नहीं है। 4 धाम यात्रा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और आप इस मामले पर सरकार को घेर रही है। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा को खोलने की परमिशन दी थी। बकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार ने तय किया था कि 1 जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए और 11 जुलाई से प्रदेश भर के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा खोली जाएगी। लेकिन यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम न होने पर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 4 साल में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे मौके आए कि जब सरकार के फैसलों को माननीय उच्च न्यायालय ने पलटने का काम किया, और ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं या तो पूरा समझ से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको चीज़ों की जानकारी नहीं है, और इसलिए मजबूर होकर के माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करके सरकार के निर्णयों को पलटना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद ये साफ हो गया है कि 4 धाम यात्रा के लिए सरकार की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। धाम यात्रा पे गवर्नमेंट स्टे लगाया है, ये दिखाता है कि सरकार की तैयारियां बिल्कुल अधूरी है। हमारा ये मानना है कि 4 धाम यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए। कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, जिससे लोग सुरक्षित रह के इस यात्रा का जो पुण्य है वो प्राप्त कर सकें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक फिर रोक लग गई है। ऐसे में यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। वहीं 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद ये साफ हो गया है कि 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार के 4 धाम की यात्रा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने 7 जुलाई तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल फैसिलिटी से लेकर तमाम और चीजें भी ऐसी हैं जो कि सरकार की स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कोरोना काल में 4 धाम यात्रा को शुरू नहीं किया जा सकता। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।
तो चारधाम यात्रा के इस फैसले को लेकर भाजपा नेता सुबोध उनियाल ने क्या कहा, वो भी सुनवाते हैं। देखिए, अभी जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। उत्तराखंड में 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत 1 जुलाई से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मिशन विजय शंखनाद की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत आप प्रभारी दिनेश मोहनिया प्रदेश की 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चाएं भी तेज हैं। हालांकि दिनेश मोहनिया का कहना है कि सब कुछ ठीक है और पार्टी अपनी रणनीति पर आगे की लड़ाई लड़ेगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है पार्टी की तरफ से और इसमें हम सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ से जिस प्रकार से हम बूथ पे जाके चुनाव जो लड़ते हैं उसकी ट्रेनिंग हम जो अपने बूथ प्रभारी जो हमने नियुक्त किए थे उनको देने जा रहे हैं। 2022 के चुनावों को लेकर ये बिल्कुल एक तरीके से हम ग्रास रूट लेवल, जहां हाथी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद कई बोल्डर और मलबा तेजी से नीचे आते दिखाई दिए। वहीं ये मलबा और बोल्डर सीधे सड़क पर आ गिरे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और इस पूरी घटना का वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोगों ने लाइव वीडियो बनाई है कि किस तरीके से हाथी पहाड़ का ये हिस्सा बड़ी तेजी के साथ टूटता हुआ सड़क पर आ रहा है। और बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगे आरे गांव के पास हाईवे सड़क के ऊपर से निकलने वाली पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे। इसकी वजह से गाड़ियां एक तरफ फंस गईं। हालात ये हैं कि कपकोट और गरुड़ तहसील की 2 सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं। हालांकि एक सड़क को हल्के वाहनों के लिए खोल जरूर दिया गया है। यहां 2 दिन पहले हुई लगातार बारिश की वजह से पहाड़ से बोल्डर टूटकर सड़क पर गिरे थे और ये रास्ता जाम हो गया था। उत्तराखंड में फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि फिर से बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 1 जुलाई से उत्तराखंड में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने के अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली में कई जगहों पर 1 जुलाई से भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 जुलाई को पर्वतीय साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से 2 से 3 डिग्री तापमान घटने से ठंडक जरूर होगी, मौसम विभाग ये भी कह रहा है। आज 28 जून को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के नैनीताल और चंपावत जनपद में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलेगी। और उधर हल्द्वानी में हुई तेज बारिश ने कुछ ही देर में पूरा माहौल बदल कर रख दिया। दरअसल सुबह से हल्द्वानी में तेज बारिश जारी है, जिसके कुछ ही देर बाद तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां थोड़ी देर पहले बारिश शुरू होती है, घंटा भर बीतता है, उसके बाद सड़कों की हालत कैसी हो जाती है वो भी आपके सामने है। जल भराव की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया।